अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो EV01 देखा था उसका ही एक ऑप्शन बनता है EV03। तू नहीं देखा? सर 2 आपका बैटरी से रिगार्डिंग था, इसलिए पहले मैंने मोटर का ज़रूरी समझी, पहले मोटर इकट्ठे करेंगे फिर बैटरी इकट्ठी करेंगे। तो EV03 हम लोग को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं EV01 के बाद में, क्योंकि ये आपका उससे काफ़ी मिलता जुलता टेनर है। क्योंकि आपका वहाँ पे हब मोटर जो होती है उसमें भी इनबिल्ट BLDC मोटर ही लगी हुई होती है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट BLDC मोटर मिल जाएगी इस बॉक्स में। यहाँ पे एक BLDC मोटर लगी हुई है, आप देख रहे हो, उससे एक पुली लगा हुआ है, और पुली के ऊपर हम लोगों ने बेल्ट लगा रखा है। क्योंकि हम सब लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने मोटर्स के ऊपर इस टाइप के पुली पहले भी लगे हुए देखे और बेल्ट लगे हुए देखे। हम लोग यहाँ से टॉर्क के प्रैक्टिस कुछ करते हैं। तो ये जो ट्रेनर है बेसिकली इसी टाइप का है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास में एक वोल्ट मीटर है, अमीटर है, दोनों DC है। दैट मीन्स आप इनपुट पावर को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। थर्ड वन आपके पास में RPM मीटर, तो आप RPM वैल्यू भी निकाल सकते हो। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट से किसे काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द BLDC मोटर। BLDC मोटर में आपकी कोई सी मोटर में आपको 3 वाइंडिंग मिलेगी, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि अभी जो नई मोटर जो बन रही है उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइंडिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी एक्यूरेसी और इफ़िशिएंसी और अच्छे से आ जाए। तो ऐसे करते हैं ना कंपोनेंट सही चल रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 24 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पे। आ रहा है, ये मैंने निकाल दिया, इसको यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। यहाँ से आप देखेंगे कि जो BLDC मोटर का कंट्रोलर है उसको पावर अप करने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस है। आप प्लस पे प्लस लगा दो, माइनस पे माइनस लगा दो, ऑफ कर दो। अब इसको ऑन किया, अगर आपने इसको ऑन किया तो अब आपका ये फॉल्ट बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कनेक्शन आपके कनेक्टेड नहीं हैं। हम लोग एक कनेक्शन सारे मेरे कर लेते हैं। अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में BLDC मोटर का है, तो आपको फेज़ के वायर सब कुछ सेम ही मिलेंगे। तो ये देखिए आपके फेज़ के आपके वायर हो गए 1 2 3, ये फेज़ आपने लगा लिए 1 2 3, ये हम लोगों ने लगा दिया। और माइनस और प्लस, ये आपका ब्लू मतलब फॉल सेंसर का थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। ब्रेक्स की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रेक को भी नहीं लगाते। वोल्टेज हमें वोल्टेज यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, टर्मिनल लेते हैं, उनको इसको वोल्टेज पे लगा देते हैं। फॉल सेंसर का तो वायर कहाँ पे ये ना, ये एक्चुअली RPM मीटर भी लगाइए जो कनेक्शन है केवल हमारा वही जो सेंसर है ना उसी के अंदर कनेक्शन ज़्यादा है, बाकी सभी के अंदर कनेक्शन काफ़ी कम है। क्यों सीखने का ये है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल स्पीड्स के हिसाब से डेटा निकालने, उनकी रीडिंग चला के एक बार देख लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज। उसको क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन करते तो ऑन ऑफ करना पड़ता है। कंट्रोलर इसका अलग टाइप का है, तो वो ये चेक करता है कि कुछ भी फॉल्ट है तो ऑफ ही रखना है मोटर, क्योंकि वो एक्सीडेंट में कुछ केस मेजर कर रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें इशू है। तो ये आपकी चलना चालू हो गई, ये आपकी स्पीड आना चालू हो गई, RPM आना चालू हो गई। आपको दिखेगा नहीं चल रहा है वो, बहुत ज़्यादा RPM है। और इसको मतलब कि क्या है, वायरिंग्स लगा के इसको बनाया गया है, क्योंकि इतनी स्पीड पे चलाने के लिए क्या है कि थोड़ा आपको असेंबली को अच्छे से बनाना पड़ेगा। 1500 RPM का होता तो हम लोग डायरेक्ट भी लगा देते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपका PMDC होता 1500 RPM का 3000 RPM का होता तो हम लोग इसे असेंबली नहीं बनाते, क्योंकि PMDC साइज़ में बड़ा होता है, शाफ्ट भी मोटा निकाला जाता है। BLDC एफिशिएंट होता है, इसमें साइज़ में छोटा हो जाता है। छोटा हो गया तो आपकी शाफ्ट भी छोटी आएगी बाहर, तो उसके लिए आपको फिर इसे असेंबली बनानी पड़ती है डेटा निकालने के लिए। अब ये तो आपके नॉर्मल कनेक्शन हो गए, इसको बंद किया। अब आपको रीड क्या क्या करना है ये देख लीजिए। आपको वोल्टेज रीड करना है, तो वोल्टेज
ये नेगेटिव है आपका, ये आपका इसमें से ले लीजिए यहाँ से ठीक से रखना पड़ेगा। को पिन भुला गया तो फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। किसमें जोड़ रहा है? सीरीज में कि पैरेलल में जोड़ रहा है ना। एक बात ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को आपने सीरीज में जोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अमीटर को पैरेलल जोड़ दिया तो आपको लगता है अच्छे बिट्टू जी नहीं करेंगे। अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पॉइंट हम मजाक कर तुम भी करोगे। और आपका वोल्ट मीटर का सर आलोक को तो महफूज से बचा लेंगे। होता है तो बंद हो जाएगा। होता है ना, तो उसके केस में क्या होता है कि जो आपका इसका इनबिल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में होता है, तो आप सीरीज में जोड़ोगे तो सर्किट नहीं चलेगा, पैरेलल में जोड़ोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन अमीटर का पॉइंट माइक यहाँ पे सीरीज में जोड़ा तो करंट बता देगा, पैरेलल में जोड़ा तो पूरा सर्किट ही शॉर्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर को नहीं पढ़ा है। अरे एक्सटेंशन वोल्ट मीटर इसका वैल्यू बहुत कम होता है। अभी मैंने VCC जो जा रहा है वो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, मतलब लगा लिया है ना 24 वोल्ट। नॉर्मली कनेक्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चॉइस वोल्ट और ग्राउंड दे दिया। चॉइस वोल्ट और ग्राउंड का जो मतलब कि आपका वोल्ट मीटर है तो चॉइस वोल्ट और ग्राउंड की पैरेलल लगा दिया है यहाँ पे। अब आपका करंट जो है वो भी आपको मेजर करना है। करंट मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अमीटर ले लिया पॉजिटिव। अब ये आपका इस टाइप से लगाना पड़ेगा, नेगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से आई मीन आपको चॉइस वोल्ट और ग्राउंड को पहले मल्टीमीटर पे कनेक्ट कर दो, यानी वोल्ट मीटर पे कनेक्ट कर दो। चॉइस वोल्ट ग्राउंड में से अब जो चॉइस वोल्ट है वो अमीटर के थ्रू आप यहाँ पे दे दो और ग्राउंड को डायरेक्ट कर दो, तो आपका इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट आपको मिल जाएगा। ओके जॉन्ट वाला खोज रहा है नहीं जो मिला इस लड़के के कहते हैं निशांत का। हाँ निशांत सबसे पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट आया है प्लस है और ये माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये लगा दिया। सेकेंड ये आपका प्लस है और ये इसका प्लस ये लगा दिया, इससे आपका चॉइस वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। चॉइस वोल्ट को आपको यहाँ पे भी देना है बट बाई यूजिंग अमीटर। तो अमीटर का जो प्लस है 24 वोल्ट की प्लस पे लग जाएगा और जो अमीटर का माइनस है वो यहाँ पे प्लस पे लग जाएगा। प्लस तो लगा दिया, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा ना चलाने के लिए, तो माइनस और माइनस 4 को का तो मेन रात में करबे किया है। पैरेलल लगा दिया और वो मीटर को सीरीज में लगा दिया हमारे वहाँ घर 3 को नहीं भेजे थे। वो है अब वोल्टेज और करंट आपको मिलेगा, आ जाया है। आरपीएम आपको मिल रहा है। पेज नंबर 67 पे प्रैक्टिकल है हमारा। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल का नाम है स्टडी द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट पावर आउटपुट पावर एफिशिएंसी ऑफ VLDC मोटर वेयर यू विल हैव टू फाइंड दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। तो आपको यहाँ पे है ना सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग मतलब कि डेटा भरने हैं। कैसे भरने हैं, ये आपने लिया चालू किया, डायरेक्ट चालू हो गया, ये बंद किया, ये आपका चॉइस वोल्ट था। यहाँ पे आपने क्या किया कि एक कोई सी भी स्पीड मेजर करने के लिए रख ली। ये मान लीजिए मैंने इसको 2400 या 2500 RPM के आसपास रख लिया, तो मेरे को यहाँ पे RPM हमेशा 1500 RPM डाला मैंने। यहाँ पे कुछ भी RPM डाल सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 2500 RPM डाला। उस पर आपका वोल्टेज और करंट जो भी मिल रहा है वो हम लोगों ने डाल लिया, और जो बैलेंस की 1 और बैलेंस 2 की वैल्यू है इनिशियल वो डाल दी। फिर आपने यहाँ से क्या किया, धीरे धीरे यहाँ से लोड इंक्रीज़ किया। जब आप लोड इंक्रीज़ करोगे तो जो बैलेंस है इसका कुछ ग्राम्स में वेट बढ़ेगा, किलोज़ में नहीं बढ़ेगा। ये क्या है कि स्पेक्स में हमसे 25 किलो का मांग लिया, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे 5 किलो का लगवा था। अब मांग लिया तो देना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, सरकारी काम है। अदरवाइज़ यहाँ 5 किलो में भी काम हो जाता। तो
कुछ ग्राम्स में आपका वजन बढ़ेगा यहाँ पे। तो बस आप यहाँ पे जब इसको चलाओगे तो बेल्ट इसके ऊपर लोड डालेगी और अलग अलग आपको डेटा मिलेंगे। ये देखिए आपका करंट भी बढ़ना चालू हो गया। तो आपको है ना 500 ग्राम या 200 ग्राम की रीडिंग्स के ऊपर आपको है ना ये डेटा लेने हैं और ये इस पूरे इसको फिलअप करना है। आपको आरपीएम भी मिल जाएगा, किलो की वैल्यू भी मिल जाएगी लोड बढ़ाने पे, और वोल्टेज कांस्टेंट चलेगा, करंट आपका वेरी होगा। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा और आरपीएम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि कुछ फार्मूलाज है उसके हिसाब से टॉर्क निकाली, मतलब नॉर्मल फार्मूला है, कोई खास नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे W1 - W2 देखिए वेट जो आपका है यहाँ पे जिस पर्टिकुलर वेट पे आप निकाल रहे हो, R मीन्स पुली का रेडियस और 9.81 आपका कांस्टेंट होता है। तो ये आपका जो भी आपका निकलना रहेगा वो निकल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको ये पूरा चार्ट भरना रहेगा। तो ये एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है जो आपको इस पर करना रहेगा। बाकी आपको इसमें थोड़ी स्टडी ये करना पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, BLDC मोटर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है ताकि आप बच्चों को बता सकें, और कंट्रोलर किस टाइप से काम करते ये बता सकें। अब क्योंकि पूरा की पूरा तो ये हम मोटर ही है, क्योंकि हम मोटर का ही सारा कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ब्रेक्स, ये ब्रेक्स आपका काम कर रहा है, सॉफ्ट ब्रेक, हार्ड ब्रेक। देखिए इसमें हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक में आपको फ़र्क समझ में आया? हार्ड ब्रेक में देखिए ये चल रहा है कि मैं हार्ड सॉफ्ट ब्रेक लगाऊंगा सबसे पहले, है ना? अभी चलेगा और मैं हार्ड ब्रेक लगाऊंगा, मतलब हार्ड ब्रेक वहीं की वहीं उसको रोकने की कोशिश करता है, और सॉफ्ट ब्रेक जो रहता है वो धीरे धीरे मतलब सप्लाई कट कर देता है बस। तो ये कंट्रोलर में आजकल नए फीचर आना चालू हो गए कि आपको हार्ड लगाना है सॉफ्ट लगाना है। बहुत सौ में आते हैं, बहुत सौ में नहीं आते, तो इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास में था इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोवाइड कर दिया। बहुत सौ में तो ये आपको फॉल्ट और नॉर्मल के फीचर भी नहीं मिलते, बहुत सौ में केवल ड्राइव मिल जाता है कि आप चला दो। कंट्रोलर नहीं रहता तब तो वो नहीं हो पाता ना। बिल्कुल, कंट्रोलर नहीं रहता तो नहीं हो पाता। ये पूरा काम उसके आपका BLDC चलाना मतलब आपको एक कंट्रोलर लगेगा ही, अदरवाइज आप BLDC मोटर नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपको ये जो डेटा यहाँ से आ रहे हैं ना इसको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल काम है। सेम चीज़ मैं जो इसकी स्पीड को वेरी कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली जो स्पीड है ना आपकी, सेम चीज़ में आपकी PWM से भी वेरी करवा सकता हूँ। एक बार कीजिए PWM। सर जो हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक है, सॉफ्ट ब्रेक में सप्लाई कट कर रहे हैं, हार्ड ब्रेक में क्या होता है कि वाइंडिंग जो रहती है ना इंटरनली वो उसके ऊपर कुछ डेटा दे देता है, तो वो उसको लॉक कर देती है, तो उसको बहुत फ्रिक्वेंटली आगे नहीं बढ़ने देती, वो कोशिश करती है कि वहीं पे लॉक हो जाए वो, तो एकदम आपका वहीं झटके से रुक जाती है मोटर। इलेक्ट्रिकली है, हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल ये दोनों, इसमें मैकेनिकल कुछ भी नहीं है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग लगाओगे तो रुक जाएगी, लेकिन आप हाथ से करोगे ना तो वो थोड़ी सी टाइट लेकिन चलेगी जरूर। जब तक आप मैकेनिकल नहीं लगाओगे तब तक आप पूरी फुल रोक नहीं सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ आर्मेचर वाइंडिंग हो जिसके अंदर आपने करंट प्रोवाइड कर दिया तो वो रुक सकती है वो। अभी यहाँ पे हम लोग PWM की बात कर रहे हैं सर। PWM कैसे काम करेगा? PWM इज पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर यहाँ से 45 किलोमीटर का एक रन करना है बाइक से, तो क्या आप ऐसा होगा कि एक्सीलरेटर को आप कांस्टेंट रखोगे? नहीं होगा। आप कभी कम करोगे, कभी ज़्यादा करोगे, कभी कम करोगे, कभी ज़्यादा करोगे, और जब आप फाइनल आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचोगे तो आप उसका एक एवरेज निकालोगे कि ओवरऑल में इतनी स्पीड से चला। तो बेसिकली वहाँ पे आपने क्या करा, एक्सीलरेटर को खींचा फिर कम किया, तो एक्सीलरेटर की कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, और उसके बीच में वो वेरी कर रहा है। कभी वो 30% पे होगा, कभी 40% पे होगा, कभी 50% पे होगा। अगर मान लीजिए पूरे केस में अगर एक्सीलरेटर को आप 50% पे रखते तो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है उससे आप 50% स्पीड के ऊपर गाड़ी चलती है आपकी, चलती। अगर आप 30% एक्सीलरेटर पे रखते हो तो 30% भी चलती। तो वैसे ही सिग्नल में भी होता है। सिग्नल में क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है। अगर हम लोग एक पल्स की बात करें तो उसका जो ऑन टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। ऑन टाइम को हम लोग ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। अगर पल्स कितने भी फ्रिक्वेंसी की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका जो ऑन टाइम रहता है उसका ड्यूटी साइकिल होता है, जो कि डिपेंड करता है उसके टोटल इंटरवल पे। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूटी साइकिल चेंज कैसे होता है। अजय, आपने कल DSO चलाया था? ये कहाँ से आया था?
आपकी बेंच में लगा हुआ है। चलाए नहीं उसके बारे में कहा नहीं पता कि जो बोले कि सिर्फ बैटरी का वहाँ पे मेजरिंग होता जो आपका डीएसओ होता है ना सर, उसमें सिग्नल का एनालिसिस होता है कि जो सिग्नल आपके आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। केवल उसकी जो प्रोब्स है ना, 2 प्रोब निकलेगी, एक ग्राउंड की निकलेगी, एक सिग्नल की। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये सिग्नल है। जहाँ पे जो भी डेटा देख रहा हो बस उस पर्टिकुलर डेटा पे आप लगा दो। और डीएसओ का सबसे बढ़िया फंक्शन रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑटो प्रेस कर दो तो वो सारी सेटिंग ऑटोमेटिक कर देता है। बाकी तो अगर आप टाइम बेस को अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ तो भी डेटा आ रहा है क्योंकि ओपन है, मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा ना तो फ्लैट लाइन हो जाएगी, हो गई। है। सर ठीक है सर। देखिए अभी आपका वहाँ पे नॉर्मल कुछ भी बता रहा है डेटा है ना, गार्बेज वैल्यू है क्योंकि ओपन है। और जैसे ही मैं इसको, ये ग्राउंड है और ये आपका सिग्नल है, इसको मैं लगा दूंगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी फ्लैट लाइन हो गई। मतलब सर मतलब आपका सेंसिटिव है, काम कर रहा है। अब ये आपका ग्राउंड है तो मेरे को केवल एक ग्राउंड टर्मिनल ढूंढना है, तो ये ग्राउंड टर्मिनल ढूंढ लिया मैंने, यहाँ लगा दिया। अभी बहुत ही कमज़ोर कनेक्शन किया मैंने, ये तो दूर है। ये आपका PWM है, तो PWM आपका यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये दोनों आपस में शॉर्ट है सर, है ना। थोड़ा हट जाओ थोड़ा सा अजय ऑटो प्रेस करो एक बार। और नजदीक से ले लो। अच्छा तुमको मास मीडिया करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड कनेक्टिविटी उसको बन ही नहीं पा रही। सर हाल सर के नेगेटिव से दे दो। नहीं वो बेटा, वो अर्थ होता है, ग्राउंड अलग होता है, बॉडी से लोगे वो आपका अर्थ होता है। और ग्राउंडिंग रियल पावर से होता है। अच्छा तुम्हारा टाइम एक्सेस कितना है सेट है? 1 मिनट ऑटो कर देता हूँ। नहीं, मैं आता हूँ, तुम वहाँ पे जाओ, मैं जब बोलूँगा तो उसको चेंज करना। कर गया तो आ गया स्क्वायर वेव ऑटो नहीं, इतने में आ जाएगा। चेंज करो ये ना डेटा को। PWM आपका वहाँ से यहाँ पे कोई ना कहीं कनेक्शन का इशू आ रहा है। एक बार से मोटर चला। अभी चल कर रहा है। जी अब खाना खा के मजाक नहीं कर रहा। कहाँ वाइफ फोन किया इनको खाना नहीं। वाह मैंने सर तरफ से पार्टी है क्या ये देखिए सर आज चाय नहीं मिला। अरे लैब आपका उद्घाटन हो रहा है देख रहे हैं राजीव जी कहाँ गए भाई? दीक्षित राजीव जी क्या यहाँ आपको ये ना यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। ये इसको मैं और अच्छे सेट कर देता हूँ। ये आपका सेट हो गया। देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप वहाँ से पॉट्स को आप रोटेट करोगे ना तो यहाँ पे जो पल्स आएगी उसका ऑन टाइम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी मोटर की स्पीड भी बढ़ते जाएगी। बढ़ाओ। होते होते आखिर में वो 90 डिग्री तक होगा। ये हम लोगों ने लॉक किया 90 डिग्री तक। अदरवाइज फुल हो जाएगा तो वो मोटर की स्पीड 5000 RPM तक पहुँच सकती है, क्योंकि मोटर आपकी काफ़ी कैपेबल है इस लेवल पे। तो ये कम करो तो ये आपका ड्यूटी साइकिल यहाँ पे इस टाइप से चेंज होता है।
आप DSO पे ऐसा नहीं कि केवल सिग्नल देख सकते हो, मैं इसका पूरा सिग्नल एनालिसिस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेजर बटन है, यहाँ पे एक मेजर आप लगा दो और यहाँ पे वोल्टेज है, टाइम है, ऑल मेजर है, इसको ऑन कर दो। ऑल मेजर को आपने ऑन किया, हाँ टाइम को ऑन किया, चैनल 1 वोल्टेज ऑन, टाइम को भी ऑन। तो यहाँ पे आपको सारे जो पैरामीटर है कि ड्यूटी साइकिल कितना है, आपका फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपका पीक वोल्टेज कितना है, आपका RMS वोल्टेज कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। CRO है। नॉर्मल आपका CRO है, CRO का बड़ा फॉर्म है। अब CRO इंडिया में बनना बंद हो गया। डिजिटल अब कुछ डिजिटल हो गया। कुछ उसमें भी डिजिटल ही था सर, ये इम्प्रूव्ड है। उसकी वजह से CRO करो। हम लोग प्रेस पेपर भी भाई को पहले की रेटिंग करते थे क्या है इतना, उसको बना के देते बदल गया, गंगा में बहुत पानी बह गया। DSO पे आप पूछते हो कि किसी भी सिग्नल को एनालिसिस करना हो हम लोग नहीं पढ़े हैं तो आप कर सकते हो। आप तो थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं ना, थोड़ा सा उम्र में। हमको नहीं समझ में आ रहा है। अभी हम लोग नॉर्मल वोल्टेज चला के देखा और एक PWM मेथड हम लोगों ने कि आपका जो मोटर है वो PWM मेथड से चलना चाहिए। तो हम लोगों ने उसको फिर प्रॉपरली बनाया कि आप सिग्नल भी देख पाओ कि PWM कैसे दिखता है, आप बता पाओ कि वर्क क्या है। तो ऐसे ही मतलब प्रैक्टिकल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो पूरा सिनारियो है आपका BLDC मोटर का इसमें क्लियर हो जाता है। ऐसे ही आपका एक PMDC मोटर आएगा, तो BLDC मोटर में हमारा इतना ही था। इसमें आगे करें सर नेक्स्ट। अच्छा, उसमें टर्क कैसे? सर हॉल सेंसर कैसा काम करता है, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। देखिए आपकी वाइंडिंग जो होती है ना, उसके साथ में हर एक वाइंडिंग की करस्पॉन्डिंग एक हॉल सेंसर लगा हुआ होता है। ओके, आपकी वाइंडिंग तीनों कभी एक साथ एक्साइट नहीं होती है, वो 1 by 1 एक्साइट होती है। और जब वो होती है तो ऐसा होता है कि कभी फर्स्ट वाली एक्साइट होगी तो उसके अंदर एल्गोरिथम होता है कि थर्ड वाली भी होना चाहिए, थर्ड वाली भी फर्स्ट वाली नहीं होना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है एट ए टाइम 2 भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों इकट्ठी हो सकती है। मतलब और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो आपका आउटपुट बनता है वो ऐसा 1 ऑन हुई, 2 ऑन हुई, 3 ऑन हुई, फिर वो एक बंद हुई, फिर बंद हुई। तो ये इस साइड से फेजेस बन जाते हैं आपके। तो वो फेज़ आपको यहाँ पे दिख सकते हैं अगर आप CRO वगैरह पे देखोगे तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑन ऑफ का जो सिनारियो है वो आपका हॉल सेंसर डिसाइड करता है। अगर आपका हॉल सेंसर इंटरनली ख़राब हो गया, मतलब मोटर ही ख़राब हो गया, या आपका कंप्यूटर का हॉल सेंसर लिंक करने की कैपेसिटी ख़राब होगी तो भी आपकी मोटर ख़राब होगी। हॉल सेंसर लगाने का फ़ायदा ये है कि ब्रश खत्म हो गए, ब्रश खत्म होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। बाकी नुकसान ये है कि आपकी वायरिंग बढ़ जाएगी और चलाने का जो सर्किटरी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको केवल यहाँ कंट्रोलर दिख रहा है, लेकिन जो लॉजिक सर्किटरी है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, बहुत सारे इंटरप्ट और टाइमर्स लगे, वो ये चेक करते रहते हैं कि तीनों के ऊपर डेटा क्या आ रहा है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि इसको कैसे पावर अप करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी मोटर जो रहेगी सही से काम नहीं करेगी। हमारे पास प्रूफ है कि हमने प्रेजेंट वीडियो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया, शेयर भी तो कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बाय मी। पूरा आई विटनेस, सर भी आई विटनेस, कैमरा भी। अंदर क्या सिर्फ एक कंट्रोलर होता है और उसके साथ में अलग अलग बहुत सारे BATs जुड़े हुए होते हैं। तो उसका पूरा एक सेटअप बना हुआ आता है। ये BLDC ड्राइव बोलते हैं उसको। विदाउट ड्राइव किसका ज़्यादा अगर आता है तो उसको नींद में जब पीछे बड़ा हमेशा यही पे रहेगा एकदम, जहाँ मैं पूछ कर वहाँ पे आ जाओ। वही लाता है गाड़ी। हाँ तो सीख नहीं पाइएगा इसे, उसको सही बात है, चलाना चाहिए। अच्छा गाड़ी में अभी तो बराबर चल रहा है। एक काम करते हैं अपन यहाँ से एक पता नहीं इसने ग्लैमर लिया है, नहीं तो लेते बड़ा बढ़िया लगा। कुछ तो भी काम हो रहा है। देखिए मतलब यहाँ पे फॉल्ट उसमें बता दिया कि आपका फॉल्ट ऐसा मतलब बता देता है। अगर मान लो किसी ने गलती से इसको इंटरचेंज कर दिया, होना कुछ भी नहीं, क्योंकि पल्सेस उसके ऊपर भी आ रही है, इसके ऊपर भी आ रही है। बस ये है कि वाइंडिंग्स के ऊपर कुछ इश्यूज होगा तो वो ऑटोमेटिक बता देगा। इसको बंद किया, यहाँ से इसको 0 पे डाला, फिर से चालू किया। हमेशा इसको 0 पे करके चालू करेंगे तो वो प्रॉपर चालू होगा।
ये बात समझ में है क्या? अब हॉल सेंसर अपने आप में ये स्टडी नहीं कर पा रहा है कि जाऊँ किधर, तो वो वाइंडिंग्स को उल्टा सीधा डेटा दे रहा है। इसमें अभी फॉल्ट नहीं दिखा रहा। मैंने मैन्युअली फॉल्ट डाल दिया ना, ऑटोमेटिक फॉल्ट नहीं है, मैन्युअली डाल दिया मैंने तो यहाँ पे कि सब इसको चेंज कर दिया, तो वो डेटा तो मिल रहा है उसको, लेकिन गलत मिल रहा है, तो वो गलत एक्साइड कर रहा है। अब ये वाइब्रेट हो रही है मोटर आपकी। अगर आपका ईवी में भी इस टाइप से वाइब्रेट हो रहा हो मोटर, तो आप समझ जाओ कि आपका जो हॉल सेंसर है भी 2 वायर है वो इंटरचेंज हो गए लगाने में। तो इसको मैंने बंद किया। तो किसी एक डायरेक्शन में घुमाए तो अगर उसको एक डायरेक्शन में रोटेट करें तो किसको उस मोटर को कैसे मैनुअली करोगे मैन्युअली? आप हाथ से थोड़ी ना कर सकते उसको, क्योंकि हाथ से करोगे ज़्यादा करोगे तो वाइंडिंग जल सकती है, जल जाएगी ना। हालांकि अगर कंट्रोलर आपका सेंसिबल है कि उसने देख लिया करंट ज़्यादा फ्लो हुआ तो वो बंद कर देगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो तो मोटर भी जला सकता है। तो इस टाइप की फॉल्ट आप बता सकते हो कि हॉल सेंसर में फॉल्ट इस टाइप से आएंगी, और जब ये आएंगे तो आपको केवल कहाँ चेक करना है, किसे चेक करना है, और बाकी आप मोटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ये आपका वापस रनिंग में आ गया। फॉल्ट चेक करने का। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए मैंने यहाँ से इन दोनों को इंटरचेंज किया था यहाँ पे, तो ये वाइब्रेट हो रही थी, ये इसको और इसको मैं यहाँ से भी इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, फेस को भी, देखते हैं क्या होता है। चालू किया वापस से चल रही है, इसलिए से चल रही है क्योंकि वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग सेंसर था उसको आपने चेंज किया। अगर आपका यहाँ पे वाइंडिंग चेंज कर दोगे तो यहाँ पे इशू आएगा, अगर यहाँ चेंज कर दोगे तो यहाँ पे इशू आएगा। मतलब कि वो ऐसे फॉल्ट्स आप बना के बता सकते हो कि इंटरचेंजिंग फॉल्ट्स क्या होते हैं, और अगर आपके बंद हो जाए तो ऑफ ही हो जाएगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। ये ऑन किया, ये आपका वहाँ पे फॉल्ट आ गया तो फिर आपको कंट्रोलर बंद ही करना पड़ेगा और फिर चालू करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर की वर्किंग आप बताइए, इसमें बहुत सारे की स्थिति पे होते हैं, कंट्रोलर की वर्किंग, हॉल सेंसर की वर्किंग, मोटर की वर्किंग, PWM, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। ओके, नेक्स्ट वाला मॉड्यूल ले। इसमें ये बताइए जो हॉल सेंसर है ये कैसे काम करता है? अगर बच्चा पूछ देगा कि ये हॉल सेंसर क्या होता है? हॉल सेंसर में क्या होता है सर कि ये एक टाइप से करंट को सेंस करता है बेसिकली, ये भी एक हॉल सेंसर ही है। हाँ, मतलब यहाँ से मैग्नेट जब पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसके रिफ्लेक्टेंस में जो मैग्नेट आ रही है तो उसका भी एक पोल है, जब वो यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे डेटा में वेरिएशन आता है। ये तो आपका व्हील है, मोटर के अंदर नहीं लगा हुआ है। सर ये देखिए यहाँ पे आप ये भी हॉल सेंसर ही है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये भी एक टाइप से हॉल सेंसर ही है जो यहाँ पे चेंज इन फील्ड को सेंस करता है। ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट लगा रखी है, जब ये चलती है तो यहाँ पे अच्छा, ये मैग्नेट है वहाँ पे। जैसे चेंज इन फील्ड आता है वो चेंज इन फील्ड को यहाँ सेंस करके आपको डेटा दे देता है। और यही चीज़ आपके अंदर होती है कि वो फील्ड बनी हुई रहती है, वहाँ पे इस फॉर्म में नहीं रहते, अलग फॉर्म में रहते हैं सबसे। तो वो ये चेक करते थे कि फील्ड में चेंज कहाँ पे है, जैसे ही चेंज आया तो वो अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, और वो डेटा आपका कंट्रोलर पे आता है, कंट्रोलर सीधे सीधे बता देता है कि हाँ ये वाली वाइंडिंग को ऑफ करना है, ये वाली वाइंडिंग को ऑन करना है। ये होता है इसमें। बेसिकली ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट बनेगा। हाँ, क्योंकि आपकी 3 वाइंडिंग है सर यहाँ पे, मैग्नेटिक वही फ्लक्स करंट चेंज मेजर होता ही रहेगा। हम ये जो हम जो सब सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बताइए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, फेराडे लॉ से, चेंज होगा। और वही करंट ये मेजर कर रहा है क्या? बिल्कुल, उसी करंट को मेजर करता है, मतलब कि इसमें कंपैरेटर लगे हुए होते हैं, तो इसके अंदर एक इसकी लिमिट वैल्यू सेट रहती है, तो उस लिमिट से अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने आउटपुट्स को इनेबल और डिसेबल कर देता है, और वो आउटपुट सीधे यहाँ चले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। कनेक्शन तो सिंपल है।